आज जो है हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यानी कि आज हम साथियों आपको पढ़ाने वाले हैं जी ऑब्जेक्टिव। उससे पहले साथियों कि हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और भी अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो साथियों बाकी हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वो सब भी आपका मिस न करे जी। चलिए, क्लासरूम में बुलंद खानी के दौरान एक तालिबे इल्म तलफ्फुज की गलतियां करता है, उस्ताद को चाहिए। बुलंद खानी का मतलब क्या होता है साथियों? तो बुलंद खानी का मतलब होता है स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन मतलब यह हुआ कि आवाज से पढ़ना। तो आवाज से पढ़ने के दौरान एक बच्चा जो है वो तलफ्फुज में यानी प्रोनाउंसिएशन में क्या करता है? गलती करता है। तो ऐसी सूरत में उस्ताद को क्या करना चाहिए? गलत तलफ्फुज के लिए उसे डांटे जी, और उसके बाद आगे है उसे क्लासरूम में कभी भी बुलंद खानी का मौका न दे, मिसालों के जरिया उस लफ्ज के तलफ्फुज को दुरुस्त करे, उसे समझने और दूसरे तालिबे इल्म को पढ़ने के लिए कहें। देखिए साथियों, डांटना, मारना, पीटना जी ये सब क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये डांटे जो है ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसे क्लासरूम में कभी बुलंद खानी का मौका नहीं दे। एक बात बताइए, एज अ टीचर हमको सबको मौका देना है, अगर हम उसको बैठा देंगे तो वो कब सीखेगा? इसलिए ये वाला भी आपका निगेटिव है, ये वाला भी नहीं होगा। बुलंद खानी के दौरान क्या कर रहा है? तलफ्फुज की गलतियां कर रहा है, उसे मिसालों के जरिया उस लफ्ज के तलफ्फुज को दुरुस्त करे। मतलब आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है ना अड़ा नहीं बोल पाता है, अड़ा नहीं बोल पाता, नहीं बोल पाते हैं। क्या नहीं बोल पाते हैं? मान लीजिए कि वो रा का उच्चारण सही से नहीं कर रहा है, तो उसको हम एक मिसाल के जरिया, जैसे हम बोलेंगे बोलो घड़ी घड़ी, अब घड़ी 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 घड़ी, अब उससे बोलेंगे चलो घड़ी बोल दिया, तो अब घड़ी बोलने में उसके जो जबान है ऊपर लगेगा, जस्ट उससे बोलवाएंगे कि बोलो रा बोलो, तो बोल देगा कि नहीं बोल देगा? एक बच्चा चौ नहीं बोल पा रहा है जी, चौ नहीं बोल पा रहा, उससे बोला जाएगा चलो चम्मच तो जानते हो ना, चम्मच बोलो, चम्मच चम्मच चम्मच, तब उससे कहा जाएगा कि चे बोलिए, तो बोल देगा कि नहीं बोल देगा? तो हम उसको मिसालों के जरिया हम उसके तलफ्फुज को दुरुस्त कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है आपका। तो इसीलिए साथियों मिसालों के जरिया उस लफ्ज के तलफ्फुज को दुरुस्त करें। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डेली बेसिस पर आप सिर्फ क्लास कर लीजिएगा ना, तो आप जो है ना इतना तो हो जाएगा कि हर एक बच्चा कम से कम जो आपका 30 नंबर है ना, 30 नंबर में 25 प्लस तो आपका आ ही जाएगा। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 29 नंबर लाए थे, 29 नंबर जी। तो आप बस मेहनत कीजिए। उस्ताद अपने तालिबे इल्मों से कहता है कि मजमूई ख्याल जानने के लिए मतन पर एक तायराना नजर डालें। इस तरह वो पढ़ने के किस हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज कर रहा है जी। अब ऑप्शन नंबर ए में है तकाबुल करना, जोड़ना, बगौर जायजा लेना, सरसरी मुताला करना। बात समझिएगा, उस्ताद अपने तालिबे इल्मों से कहता है मजमूई ख्याल। मजमूई ख्याल का मतलब है कि मान लीजिए कोई कहानी है, उस कहानी का पूरे का लुब्बे लबाब का है, क्या है, यानी समरी बता दीजिए, खुलासा बता दीजिए कि ये कहानी में कहना। नहीं बोलते हैं कि अरे खत को जो है ना खत के लिफाफा से पहचान लिया जाता, इस कहानी के अंदर क्या है ना उसके हम सारांश से खुलासा से समझ लेंगे। तो अब एक बात बताइए, उस्ताद अपने तालिबे इल्मों से कहता है कि मजमूई ख्याल जानने के लिए मतन पर एक तायराना नजर डालें। तायर का मतलब होता है परिंदा, ताहिर लाहूती, है ना। तो तायर का मतलब होता है परिंदा, यानी कहा जा रहा है कि आप जो है मजमून को पूरा ना पढ़ें, बल्कि उस पर जो है ना ऊपर नीचे आप सरसरी तौर पर निगाह दौड़ा लें। तो ये मुताला क्या होगा? ये मुताला आपका होगा सरसरी मुताला। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। यहां पर तो ऑप्शन से ही आप पकड़ लीजिएगा कि बाकी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन जबान की महारत के लिए जरूरी नहीं है? कहानी को नज्म में बदलना, सही हिज्जा लिखना, मतन की तलखीस करना, तस्वीर की वजाहत करना। कौन क्या कह रहा है? जबान की महारत के लिए जरूरी नहीं है। मंदरजा झैल में कौन जबान की महारत के लिए जरूरी नहीं है जी? कौन जबान के महारत के लिए जरूरी नहीं है? देखिए, कहानी को नज्म में बदलना, सही हिज्जा लिखना, मतन की तलखीस करना, तस्वीर की वजाहत करना। तो साथियों कहा जा रहा है कि मंदरजा झैल में कौन जबान की महारत के लिए जरूरी नहीं है, मतलब भाषा के जे किसके लिए जे भाषा कौशल के लिए जरूरी नहीं है। कहानी को नज्म में बदलना, सही हिज्जा लिखना,
जे और मतन की तलखीस करना और तस्वीर की वजाहत करना। तो साथियों ये भी तो सही हिज्जा लिखिएगा तभी ना होगा, ये तो बिल्कुल सही है। तस्वीर, कोई भी तस्वीर है उसकी वजाहत कीजिएगा तो बोलना आपको आएगा, इसमें बोलना आ जाएगा, ठीक है। सही हिज्जा लिखिएगा तो इसमें लिखना आ जाएगा आपका, ठीक है। मतन की तलखीस करना तो इसमें आपका क्या आ जाएगा साथियों, तो इसमें आपका आ जाएगा पढ़ना आ जाएगा। तो कहानी को नज्म में बदलना ये बोलने के महारत के लिए जरूरी नहीं है। तो इसका क्या होगा, आपका 12 का ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। 12 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों 13 नंबर में, अच्छी तहरीर में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है तसव्वुरात और पेशकश, सही एराब, कवायद की दुरुस्तगी और सिर्फ खुशखत तहरीर। मतलब देखिए अच्छी तहरीर में शामिल है, तहरीर का मतलब क्या होता है, लिखावट। नहीं बोलते अरे इसकी तहरीर बहुत अच्छी है, इसकी तहरीर बहुत अच्छी है। याद रखिए हम बोलते हैं कि उसके लिखने का अंदाज बड़ा निराला है, यानी वो जो लिखता है ना वो क्या करता है, उसके लिखावट से लोग जब तक पूरे इबारत को नहीं पढ़ते तब तक छोड़ते नहीं, यानी उसके लिखने का अंदाज इतना निराला है जे। तो मतलब क्या हुआ कि उसकी लिखावट यानी जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, यानी उसके अंदर जो वो अपने बात को पेश करता है बड़े ही निराले अंदाज से पेश करता है। तो हमको ये कहा जा रहा है कि अच्छी तहरीर में शामिल नहीं है। सबसे पहले जान लीजिए कि अच्छी तहरीर का मतलब क्या होता है। अच्छी तहरीर का मतलब होता है साथियों माना खेज लिखना। क्या करना, माना खेज लिखना। माना खेज लिखने का मतलब यह है कि जो बात को आप बयान कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पेश करना। तसव्वुरात और पेशकश, ये बात बिल्कुल अच्छी तहरीर में है। और सही एराब, भाई जबर जेर नहीं लिखिएगा तो फिर तो आपका गलती हो जाएगा, ये भी सही है। कवायद की दुरुस्तगी, आप मान लीजिए मुजक्कर और मुअन्नस को आप गलत लिख दिए, मुजक्कर को मुअन्नस, मुअन्नस को मुजक्कर कर दिए बंगाली की तरह, तो फिर तो गलती हो जाएगी, तो ये भी है, सही है। लेकिन साथियों सिर्फ खुशखत तहरीर, खुशखत का मतलब क्या होता है, खुशखत का मतलब होता है अच्छी राइटिंग, यानी आपको कुछ तो आता जाता नहीं है, आप सिर्फ अच्छी राइटिंग। देखते हैं मार्केट में आपको नेम प्लेट लिखवाना हो या मान लीजिए कि दीवार पर कुछ लिखवाना हो तो वहां पर जाते हैं पेंटर के पास और पेंटर को बुला के लाते हैं और कहते हैं लिख दीजिए इसमें पुस्तकालय। मान लीजिए कि उसको नहीं आ रहा है तो वो जो मन में आएगा सो लिख देगा, लेकिन आपने उसको लिख के दे दिया कि पुस्तकालय इस तरह होगा तो वो तो बहुत अच्छी राइटिंग से बना के दे देगा। क्या उसको अच्छा लिखने आता है? अच्छी लिखावट का मतलब कभी ये नहीं होता है कि राइटिंग जिसकी खूब अच्छी, जी नहीं, अच्छी लिखावट का मतलब होता है मानाखेज लिखना, ठीक है। तो ये जो है ना क्या शामिल नहीं है, सिर्फ खुशखत तहरीर, ऐसे भी सिर्फ निगेटिव है, ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्लासरूम में खामोश मुताला एक अच्छा तरीका है तलबा को तेज रफ्तार से पढ़ने के काबिल बनाने के लिए, तलबा को दरसी किताब मिलजुल कर पढ़ने के लायक बनाने के लिए, तलबा को तफहीम पर तवज्जो मरकूज रखने के काबिल बनाने के लिए, क्लासरूम में नज्म ज़ब्त बनाने के लिए। सबसे पहले साथियों क्या कहा जा रहा है, खामोश मुताला। तो यहां पर आप एक चीज ये समझिए कि सबसे पहले आप ये समझिए कि बुलंद खानी जो है, बुलंद खानी जो है आवाज से जो पढ़ा जाता है, इससे क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। बुलंद खानी किसके लिए है, तो बुलंद खानी जो है साथियों इब्तिदाई दर्जात के लिए। अब देखिए इसको जब समझिएगा तो आगे भी आप समझ जाएंगे। बुलंद खानी से क्या होता है, बच्चे के अंदर खुद एतमादी आता है। बुलंद खानी से साथियों क्या होता है, तो बुलंद खानी से सही तलफ्फुज आएगा, मतलब सही प्रोनाउंसिएशन आएगा, ये चीज आता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, बुलंद खानी इब्तिदाई दर्जात के लिए है और इसी का जस्ट उल्टा है साथियों खामोश मुताला। बुलंद खानी यानी आवाज से पढ़ने में आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत लंबा पढ़ना है, समझकर पढ़ना है, तो फिर आपको खामोश मुताला पढ़ना होगा। और खामोश जो है साथियों चुपचाप पढ़ना, मन में पढ़ना, ये इब्तिदाई दर्जात के लिए नहीं बल्कि आला दर्जात के लिए है। तो अब हमको ये कहा गया कि क्लासरूम में खामोश मुताला एक अच्छा तरीका है तलबा को तेज रफ्तारी से पढ़ने के काबिल बनाने के लिए। ये बात सही है कि तेज रफ्तारी से उसमें पढ़ा जाता है। तलबा को दरसी किताब मिलजुल कर पढ़ने के लिए, मिलजुल कर आप खामोश में नहीं पढ़ जा पाएंगे, उसके लिए सिंगल पढ़ना पड़ता है। तलबा को तफहीम पर तवज्जो मरकूज रखने के काबिल बनाने के लिए। आप जब जाते हैं लाइब्रेरी में तो वहां आवाज से पढ़ते नहीं, आपको वहां समझ कर पढ़ना होता है। तो आप तफहीम का मतलब समझना, तो तलबा को तफहीम पर तवज्जो मरकूज रखने के लिए जरूरी है खामोश मुताला। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
स्कैनिंग करते हुए कोई तालिबे इल्म क्या कर रहा होता है। स्कैनिंग का मतलब आप लोग जानते हैं कि कोई खास पॉइंट खोजना, कोई खास टॉपिक खोजना, मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना, जरूरी और मुनासिब मालूमात को पढ़कर तहरीर में लाना, किसी तहरीर की गैर जरूरी तफसीलात को नजरअंदाज करके उसमें पेश करदा मखसूस मौजूआत की निशानदेही करने के लिए उस पर गहरी निगाह डालना, किसी तहरीर का बुनियादी मौजू ख्यालात खुलासा मालूम करने के लिए उस पर तेजी से निगाह डालना। अब देखिए यहां पर कह रहा है सरसरी मुताला। साथियों सरसरी जो करते, स्कैनिंग जो करते हैं वो क्या है, आपका सरसरी मुताला नहीं। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है भाई, तो स्कैनिंग का मतलब होता है सरसरी मुताला। सरसरी मुताला मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई खास पॉइंट खोजना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई तारीख पैदाइश है, या मान लीजिए कि वो तारीख वफात है, या कोई ट्रिक खोजना है, कोई सूत्र खोजना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं साथियों, ऊपर से नीचे तक जो आपके लिए जरूरी नहीं है उसको आप नहीं पढ़ते हैं, और जो आप खोजना चाहते हैं उसी को आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह कहा कि मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना। हमको तरतीब देना भी नहीं है, समझने नहीं, बल्कि अब एक पॉइंट को खोजना है, इसलिए कि स्कैनिंग है, ये नहीं होगा। जरूरी और मुनासिब मालूमात को पढ़कर तहरीर में लाना, अरे तहरीर में नहीं लाना है, ये भी नहीं होगा। किसी तहरीर की गैर जरूरी तफसीलात को नजरअंदाज, नजरअंदाज का मतलब होता है कि छोड़ देना, गैर जरूरी तफसीलात का मतलब होता है वो चीज जो हमारे लिए नहीं है। मान लीजिए कि हमको खोजना है किसी की तारीख पैदाइश, उसमें पूरे कहानी दिया हुआ है कि ये कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, ये वो हम पूरा उसको छोड़े पढ़ेंगे नहीं ना, पढ़ेंगे। हमको तो केवल तारीख पैदाइश जो जरूरी है, चूंकि स्कैनिंग कर रहे हैं हम, तो किसी तहरीर की गैर जरूरी तफसीलात को नजरअंदाज करके उसमें पेश करदा मखसूस मौजूआत, मखसूस मौजूआत वही है जो आपका, जो आप खोजना चाह रहे हैं कि निशानदेही करने के लिए उस पर गहरी निगाह डालना, तो यही होगा साथियों स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक खुलासा लिखने के लिए दो महारतें जरूरी है, वो क्या है। खुलासा का मतलब क्या होता है साथियों, खुलासा का मतलब यह होता है कि तलखीस, और तलखीस का मतलब होता है समरी, समरी का मतलब होता है सारांश। अब किसी कहानी का सारांश लिखिएगा तो उसके लिए दो महारतें आपको चाहिए। अब वो कौन कौन सी चाहिए, तो उसके बारे में आपका जिक्र है। पहला है हर्फ रब्त इस्तेमाल करना, सही इबारत लिखना। हर्फ रब्त का मतलब क्या हुआ साथियों, का, की, के, रारी, रे, यानी उसका इस्तेमाल करें और सही इबारत लिखें, ये चाहिए। चूंकि हमको एक खुलासा लिखना है, अल्फाज के बजाय इस्तिलाहात का इस्तेमाल करना। इस्तिलाहात का मतलब यह है कि हम अल्फाज नहीं लिख रहे हैं, हम इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का मतलब डिफिनेशन ज्यादा से ज्यादा लिख रहे हैं। अरे हमको खुलासा लिखना है तो डिफिनेशन क्यों लिखेंगे भाई, ये भी नहीं होगा आपका। मतन को अपने अल्फाज में दोबारा लिखना, मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना। जो पैराग्राफ है उसको हम अपने अल्फाज में लिखेंगे दोबारा। एक बात बताइए, कोई कहानी पढ़े, उसको आप अपने अल्फाज में अगर दोबारा लिखिएगा तो वो खुलासा होगा। खुलासा का मतलब होता है कि जो कोई बहुत बड़ा लंबा मतन है उसको साथियों आप शॉर्ट में लिख रहे हैं, तब होगा। और उसके बाद मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल, ये गलत है। मतन के छोटे और बड़े निकात की शनाख्त करना और मरकजी ख्याल को समझना। मरकजी ख्याल को समझने का मतलब है कि उसको, वो कहना क्या चाह रहा है उसको आपको बयान करना है, मेन पॉइंट। तो ये डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने से कबल की सरगर्मियों का क्या मकसद है। पुरलुत्फ आमोजिश के तजर्बात फराहम करना, नए अल्फाज सिखाना, तलबा की मालूमात में इजाफा करना, सबक में दिलचस्पी पैदा करना। पढ़ने से कबल की सरगर्मियों का क्या मकसद है, 17 नंबर क्वेश्चन। पढ़ने से देखिए मतलब यह हुआ कि आपको नहीं कहा जाता कि कल फला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आप इसको पढ़कर आइएगा। क्यों, जब आप पढ़कर आते हैं तो साथियों उससे आपके सबक में दिलचस्पी होती है। तो पढ़ने से कबल की सरगर्मियों का क्या मकसद है, सबक में दिलचस्पी पैदा करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी मजमून की तफहीम के दौरान वो हिस्सा जहां मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है पाया जाता है, तारुफ में, इख्तितामिया में, पैराग्राफ में और वस्त में। जी चलिए, आपको क्या कहा जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिए। आपको यहां पे कहा जा रहा है कि किसी भी मजमून यानी कोई भी ऐसे के तफहीम के दौरान वह हिस्सा जहां मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है, वो क्या पाया जाता है, मुख्तसर खुलासा। आपने देखा होगा एनसीईआरटी या एससीईआरटी का बुक,
कोई भी चैप्टर समाप्त होता है तो उसके लास्ट में साथियों एक चीज लिखा रहता है, मुख्तसर खुलासा लिखा रहता है। देखिएगा एनसीईआरटी या एससीईआरटी के बुक में, जो सरकारी बुक है, उसके अंदर मुख्तसर खुलासा लिखा रहता है। तो किसी भी मजमून की तफहीम के दौरान जो मुख्तसर खुलासा होता है साथियों, वो कहां होता है? लास्ट में होता है। लास्ट का मतलब होता है कि वो कहां होता है? आखिर में होता है, और इसी को बोलेंगे इख्तितामिये में होता है, इख्तितामिये में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। मुख्तसर खुलासा, तारुफ का मतलब होता है पहले, तो पहले नहीं होता, पैराग्राफ में भी नहीं होता और वस्त में भी नहीं होता, बल्कि लास्ट में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुनी हुई बात के माना को हम कितने तरह से समझते हैं? एक तरह से, तीन तरह से, दो तरह से, और उसके बाद है चार तरीके से। सुनी हुई बात के माना को हम कितने तरीके से समझते हैं? सुनी हुई बात के माना को हम दो तरीके से समझते हैं। एक साथियों समझते हैं साबका मालूमात की बिना पर, और दूसरा जो है हम समझते हैं साथियों लफ्जों की बिना पर। कैसे समझते हैं? लफ्जों की बिना पर। तो दो तरीके से हम सुनी हुई बात को समझते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। उर्दू में जुमले की तरतीब किस तरह होती है? फेल मफूल इस्म, इस्म मफूल फेल, और फेल मफूल इस्म, फेल इस्म मफूल। देखिए अगर मान लीजिए कि हम ये लिखें साथियों, क्या लिखे हैं जी, क्या लिखे हैं? मारा, मारा जैद ने अकरम को। तो ये जुमला मेरा सही है? कहिएगा सर नहीं, ये जुमला गलत है। अब इस जुमला को हम कैसे लिखेंगे? तो इस जुमला को हम इस तरह लिखेंगे, जैद ने अकरम, अकरम को मारा, जैद ने अकरम को मारा। यही जुमला, ये जुमला आपका बिल्कुल सही है, चूंकि ये जुमला आपका सही है। अब इसमें गौर कीजिए साथियों, मारा आपका क्या है? तो मारा जो है आपका ये फेल है, चूंकि ये एक काम है, वर्ब है। अच्छा, इस काम को किसने किया? तो साथियों जैद ने किया। तो जो काम को करता है उसको बोलते हैं साथियों क्या? फाइल। और फाइल का ही दूसरा साथियों क्या होता है? इसमें बोला जाता है फाइल को। तो जैद फाइल है या इसमें है? ठीक है, चलिए अब किसको इसने मारा? तो अकरम को, जिसके ऊपर काम का असर हो उसको बोलते हैं मफऊल। उसको क्या बोलते हैं? तो मफऊल। तो गोया कि हमें यह पता चला कि उर्दू में जुमले की तरतीब क्या होगी कि सबसे पहले आपका होगा फाइल, फाइल होगा या फिर साथियों इसमें होगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद हमारा होगा मफऊल। क्या होगा? मफऊल होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? तो उसके बाद हमारा होगा फेल। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद साथियों हमारा होगा फेल होगा। क्या होगा? उसके बाद हमारा फेल होगा। तो देखिए ये कहां पर है? तो साथियों आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे देखिए इसमें है, चलिए मफऊल है, फेल है, यही वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उर्दू में जुमले की यही तरतीब होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बच्चे को कहानी सुनाने के अलावा और क्या जरूरी है? कहानी पढ़वाना, कहानी याद करवाना, कहानी सुनना, हूबहू कहानी को कहलवाना। बच्चे को कहानी सुनाने के अलावा और क्या जरूरी है? तो देखिए अगर हम ये कहते हैं कि याद करना, तो ये तो निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। अच्छा, हूबहू कहानी कहलवाना, किसी भी कहानी को सुनकर आप हूबहू नहीं कह सकते, ये संभव ही नहीं है। ज्यों का त्यों कहना संभव नहीं है, चूंकि ये साथियों कहानी को समझना जाता है। और बच्चे को कहानी सुनाने के अलावा और क्या जरूरी है? तो अब देखेंगे यहां पर, अगर आप ये कहते हैं कहानी पढ़वाना, तो हम तो कहानी को सुनवा रहे हैं। कहानी सुनना, अगर हम किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो साथियों उसके अलावा जरूरी यह भी है कि अगला वो सुन भी रहा हो। मान लीजिए हम किसी मजलिस में बैठे, कोई सुनने वाला है ही नहीं, जबरदस्ती का हम सुना रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट मैं क्लास डेली लूं और आप लोगों में से एक भी बच्चा नहीं आए, तो क्या करेंगे? डेली बोलते रहेंगे? कहां बोला जाएगा? जो सुनने वाला होगा तब ना। तो कहानी सुनाने के अलावा यह भी जरूरी है कि कहानी को सुनना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बच्चों को लिखना सिखाते वक्त असातिज़ा को क्या करना चाहिए? याद करके लिखने वाला मौजू देना चाहिए, एक हर्फ को बार बार मश्क कराई जाए, हुरूफ तहज्जी लिखने के लिए देना चाहिए, खुद के ख्याल और इफ्कार को लिखने के लिए देना चाहिए। यानी एक बच्चे को हम लिखना सिखाते वक्त क्या करना चाहिए? देखिए कहीं भी साथियों याद करना आए, रटना आए, मारना आए, पीटना आए, वो निगेटिव वर्ड होता, वही नहीं होता। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि साथियों अगर आपको यह कहा जाए कि पढ़ना का मतलब क्या होता है, तो पढ़ना का मतलब होता है माना अखज करना। क्या होता है? माना अखज करना। हमारे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं और कहते हैं कि सर हम नदवी हैं, हम कासमी हैं, हम मुफ्ती हैं, हम फला मस्जिद के बहुत बड़े इमाम हैं, हमको सब आता है उर्दू, सब उर्दू आती है,
हम कहे आपको ये उर्दू नहीं आती है, ये उर्दू नहीं आती, आपने जो पढ़ा है वो। देखिए, पढ़ने का कभी मतलब ये नहीं होता है कि लफ्जों को पढ़ना। अगर लफ्जों को पढ़ने का मतलब हो जाता तो जितने लोगों को इंग्लिश आती वो सारे के सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाते। पढ़ने का मतलब होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके माना को समझना। समझ तो नहीं सकते हैं, इबारत को सब पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहां पर यह है साथियों कि लिखना सिखाते वक्त असातिज़ा को क्या करना चाहिए। तो पढ़ने का मतलब वो हुआ। लिखने का मतलब ये होता है कि लिखने का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी चीज को आप देख कर लिख दीजिए। देख कर लिखिएगा तो उसमें आपने क्या किया, आपका क्या रोल है। कोई बोले आप लिख लीजिए तो वो तो दूसरा बोल रहा है, उसमें आपका क्या रोल है। रोल साथियों, लिखने का मतलब यह है कि आप अपनी बातों को सही तरीके से पेश करें। मतलब यह होता है कि आप अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को लिखें, यानी खुद के ख्याल को लिखें। तो यह आपका किया हुआ है, अपने अनुभव को लिखिए, यह आपकी बात है। ये होता है लिखने का मतलब जी। तो बच्चों को लिखना सिखाते वक्त असातिज़ा को क्या करना चाहिए, याद करके लिखने वाला मौजू देना चाहिए। तो याद करना निगेटिव है, ये आपका नहीं होगा। एक हर्फ को बार बार मश्क कराना, इससे तो लिखना आएगा ही नहीं। हुरूफ तहज्जी को लिखने के लिए देना, खुद के ख्याल और इफ्कार को लिखने के लिए देना। यानी कहा जाए कि आपने जो अनुभव महसूस किया है, जो आपके पास अनुभव है, जो फीलिंग है, उसको आप लिखिए। तो ये आपका साथियों लिखने का क्या है जी मतलब हुआ। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। कितना क्वेश्चन है भाई आज। मंदरजा झैल में से कौन सा महारत का ताल्लुक नहीं है। पढ़ना, जबान में दिलचस्पी, सुनना और लिखना। क्या कह रहा है कि मंदरजा झैल में से कौन सा महारत का ताल्लुक नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि साथियों जबान की जो महारत है वो कितने हैं, 4 है। कौन कौन से हैं, LSRW। तो LSRW का मतलब हुआ कि जबान की महारत 4, सुनना, उसके बाद आपका आएगा बोलना, उसके बाद आपका आएगा पढ़ना और उसके बाद आपका आएगा लिखना। ये 4 महारतें हैं। तो एक बात बताइए, पढ़ना है तो पढ़ना है यहां पर, ठीक है। सुनना है यहां पर तो सुनना यहां पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए लिखना है यहां पर, लिखना यहां पर है। लेकिन इसमें कहीं भी देखें जबान में दिलचस्पी लेना, जबान में दिलचस्पी लेना ये साथियों महारत में नहीं आएगा। इसीलिए ये आपका आंसर गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक क्लास के बच्चे ज्यादातर किसमें गलतियां करते हैं, पढ़ने में, लिखने में और बोलने में। इनमें से सभी एक क्लास के बच्चे ज्यादातर, देखिए ऐसा कुछ है कि एक क्लास के बच्चे ज्यादा लिखने में गलती करेंगे या ज्यादा बोलने में गलती करेंगे या फिर ज्यादा पढ़ने में गलती करेंगे। ये साथियों जैसे एक क्लास के बच्चे ज्यादातर कैसे सीखते हैं, अगर ये कहा जाए कि एक क्लास के बच्चे समान इसमें सीखते हैं, सब बराबर सीखते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने दिमाग के अनुसार सीखते हैं। जिनका दिमाग तेज होता है वो बहुत जल्दी सीखते हैं, जो कमजोर होते हैं वो धीरे सीखते हैं। तो एक क्लास के बच्चे किसमें गलतियां करेंगे इसका भी अनुमान लगाया नहीं जा सकता। हो सकता है कोई पढ़ने में भी गलती करे, लिखने में भी कर सकता है, बोलने में भी कर सकता है। तो इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के अहम पेडागोजी सवाल और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बताइए आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप में से जो भी हजरात अगर आप क्लास नहीं लिए हैं 2024 जुलाई वाला सीटेट में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो देखिए आपका जो मेन जो नंबर होता है साथियों वो लैंग्वेज विषय होता है। चूंकि 30 नंबर का हिंदी है आपका और 30 नंबर का उर्दू है। और पता है इस 60 नंबर में जितना नंबर आप उठा लीजिएगा ना उतना नंबर और जो 3 विषय आप पढ़ते हैं CDP, EVS, मैथ, तो उसमें कभी भी नहीं आएगा उस रेशियो से नंबर। सबसे ज्यादा नंबर इसी 2 विषय में आपका उठता है। बस एक इत्मीनान से, एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग के तहत अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपका नंबर उठेगा।